बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 1 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो ये वाला जो चैप्टर है ये ज़्यादातर इंफॉर्मेटिव है। इसमें बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिट्स के बारे में क्वेश्चंस होते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए आपको पूरी किताब के यूनिट्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जितना मैक्सिमम शुरू से ही इसको याद कर सकें। तो लेक्चर के एंड पे मैं आपको कुछ नोट्स भी साथ शेयर करूंगा, तो वो आप बहुत सारी क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लिखे हुए हैं वो अपने सारे याद कर लेने हैं। तो आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले साइंस का एक ही डिसिप्लिन था और उसका नाम था नेचुरल फ़िलॉसफी। फिर जब इसका नॉलेज बढ़ गया तो साइंटिस्ट ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस वो साइंस है जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करती है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर है, पंखा है, दीवारें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब नॉन लिविंग्स हैं। तो नॉन लिविंग्स को स्टडी करने वाली ब्रांच फिज़िकल साइंस, और लिविंग थिंग्स को स्टडी करने वाली ब्रांच बायोलॉजिकल साइंस। जब फिज़िकल साइंस का नॉलेज बढ़ा तो साइंसदानों ने इनको भी आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया और वो ब्रांचेस बनी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी एट्सेट्रा। ये सारी ब्रांचेस हैं फ़िज़िकल साइंस की। तो आपने ये याद रखना है, कोई भी पूछा जाए मसलन फ़िज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फ़िज़िकल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, तो आंसर फ़िज़िकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का भी इसी तरह नॉलेज बढ़ा तो आगे ब्रांचेस बनी बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरह बहुत सारी ब्रांचेस बनी बायोलॉजिकल साइंस की। इसके बाद आप याद रखेंगे देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। सबसे ज़्यादा फंडामेंटल साइंस हम फिज़िक्स को मानते हैं। तो इसकी लॉजिक हम ये लेते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स एक्सपेरिमेंटल बेस्ड साइंस है और इसमें आपको लाज सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इतने लाज आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में नहीं पढ़ते जितने लाज आप पढ़ते हैं फ़िज़िक्स के अंदर, और इसमें जितनी बातें भी करते हैं हम सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होती हैं। तो इसलिए मोस्ट फंडामेंटल साइंस हम फ़िज़िक्स को ही मानते हैं। देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। फर्स्ट फ्रंटियर क्या है? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज साइज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फ्रंटियर का क्या नाम है या लार्ज साइज़ वाली कौन सी फ्रंटियर है। फर्स्ट, इसमें वो चीज़ें आएंगी जिनका साइज़ अर्थ के साइज़ से बड़ा होगा। मसलन सन है, ये जितने भी स्टार्स हैं ये सब अर्थ से बड़े हैं, बहुत सारे प्लैनेट अर्थ से बड़े हैं, ये पूरी यूनिवर्स अर्थ से बड़ी है। तो ये सारी फर्स्ट फ्रंटियर के अंदर लाई करेगी। तो आपसे कोई भी एमसीक्यूज़ पूछता है, मसलन फ़र्ज़ करो सन किस फ्रंटियर में लाई करता है, तो सन का साइज़ अर्थ से बड़ा है तो ये फर्स्ट फ्रंटियर में लाई करता है। तो जो भी चीज़ें अर्थ से बड़ी हैं वो सारे फिनोमिनाज वो सारे हम फर्स्ट फ्रंटियर में स्टडी करते हैं। मसलन ये कायनात किस तरह से बनी थी, तो ये कायनात एक बिग बैंग की वजह से बनी थी। बुक पे लिखा हुआ है कि इसका ये तकरीबन 20 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा हुआ था, और इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से। और जब ये बिग बैंग हुआ था तो इसमें रेडियो वेव्स जनरेट हुई थी और साइंसदानों ने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से पूरी कायनात से हर तरफ से आती हुई ये रेडिएशन ऑब्ज़र्व की थी, और ये एक एविडेंस है कि वाकई बिग बैंग हुआ था और जिसके नतीजे में ये पूरी कायनात बन गई थी। इसके बाद सेकंड फ्रंटियर है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़। ये आपको याद होना चाहिए कि वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ कौन सी फ्रंटियर है। तो सेकंड फ्रंटियर क्या है? वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़। इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स हम स्टडी करेंगे जिनका साइज़ मॉलिक्यूल के साइज़ से स्मॉल होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, एटम्स हैं। ये सब पार्टिकल्स हम सेकंड फ्रंटियर के अंदर स्टडी करेंगे। थर्ड फ्रंटियर है वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, या इसका एक और नाम है वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज़। इसमें वो आएंगे जो अर्थ से छोटे हैं लेकिन मॉलिक्यूल से बड़े हैं। लेस देन अर्थ, अर्थ से छोटे हैं, एंड ग्रेटर देन मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनका साइज़ मॉलिक्यूल के साइज़ से बड़ा है। तो जो भी चीज़ें अर्थ से छोटी हैं जैसे इंसान हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये पहाड़ हैं, ये सब अर्थ से साइज़ में छोटे हैं और मॉलिक्यूल से साइज़ में बड़े हैं। तो इन सब को हम थर्ड फ्रंटियर के अंदर स्टडी करते हैं। वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर, या इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड ऑफ मिडल साइंस।
व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और इनका आपस में ताल्लुक क्या है, ये फिज़िक्स की डेफिनेशन है। इसके बाद साइड पे आप एक टेबल देखोगे जिसमें एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स लिखा हुआ है। ये सारा टेबल आपको याद होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए। एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स में हर ब्रांच किस को स्टडी करती है, जो नाम दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ये किस को स्टडी करती है। इसमें 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनते हैं कि किस चीज़ को स्टडी करने वाली ब्रांच का क्या नाम है। मिसाल के तौर पे लाइट को स्टडी करने वाली ब्रांच क्या है, तो आंसर है ऑप्टिक्स। साउंड को स्टडी करने वाली ब्रांच क्या है, तो आंसर है साउंड। इसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी है, तो आंसर है क्वांटम मैकेनिक्स। या जस्ट मोशन को स्टडी करने वाली ब्रांच कौन सी है, तो आंसर है मैकेनिक्स। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, वो उल्टा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है कि वो ब्रांच जो लाइट को स्टडी करती है वो क्या है, या ऑप्टिक्स किसको स्टडी करती है, तो आंसर लाइट को स्टडी करती है। तीसरी तर्ज का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ब्रांच एरियाज़ में शामिल है और कौन एरिया में शामिल नहीं है। मसलन मैं आपको कहता हूँ कि विच वन बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू एरिया ऑफ फिज़िक्स, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, जियोफिज़िक्स। तो इसमें आप देखो जो एरियाज़ में है वो जियोफिज़िक्स नहीं लिखी हुई, तो जियोफिज़िक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। या कौन है जो एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स को बिलोंग करती है, तो ये 4 तरह के क्वेश्चन। ब्रांच का नाम बता दे तो ये किसको स्टडी करती है, या वो ये बता दे कि इसको स्टडी करने वाली कौन सी ब्रांच है, ये 2 तरह के क्वेश्चन। तीसरी तर्ज का क्वेश्चन कौन एरियाज़ में शामिल है, और चौथी तर्ज का क्वेश्चन कौन एरियाज़ में शामिल नहीं है। ये आपको 4 तर्ज के क्वेश्चन अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ओवरलैपिंग एरिया, कॉमन एरिया। बहुत सारा नॉलेज ऐसा है जो फिज़िक्स में भी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये दोनों का ओवरलैपिंग एरिया है। तो जब ओवरलैपिंग एरिया होता है तो उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 साइंसेस कंबाइन हो रही होंगी। जैसे इसके साथ एक और टेबल बना हुआ है एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स के साथ, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स। उसमें जियो फिज़िक्स जो स्टडी जो कॉमन नॉलेज है, ओवरलैपिंग एरिया है जियोलॉजी और फिज़िक्स का, मेडिकल फिज़िक्स मेडिकल साइंस का और फिज़िक्स का, एस्ट्रोफिज़िक्स एस्ट्रोनॉमी का और फिज़िक्स का, इंजीनियरिंग फिज़िक्स इंजीनियरिंग साइंस और फिज़िक्स का, फिज़िक्स ऑफ म्यूज़िक म्यूज़िक साइंस का और फिज़िक्स का, फिज़िकल ओशनोग्राफ़ी समंदर की पैमाइश वगैरह उसके मुतालिक सारा नॉलेज, और फिज़िक्स का और ओशनोग्राफ़ी का जो कॉमन नॉलेज है वो फिज़िकल ओशनोग्राफ़ी एट्सेट्रा। तो ये सारे इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स को बिलोंग करता है और कौन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स को बिलोंग नहीं करता। इसके बाद क्लासिकल फ़िज़िक्स। 19वीं सेंचुरी के एंड तक साइंसदानों को लगना शुरू हो गया कि उन्होंने फ़िज़िक्स के सारे लॉज डिस्कवर कर लिए हुए हैं, और यानी फ़िज़िक्स कंप्लीट हो गई है। लेकिन 20वीं सेंचुरी के आगाज़ में ही बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने आए जो कि क्लासिकल फ़िज़िक्स जो पहले वाली फ़िज़िक्स थी वो एक्सप्लेन करने में फ़ेल हो गई। तो उन्होंने पहले वाली फ़िज़िक्स का नाम रख दिया क्लासिकल फ़िज़िक्स। अब उनको एक्सप्लेन करने के लिए पहले वाले लॉज में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत थी, कुछ नए कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करने की ज़रूरत थी। तो उसके बाद जब साइंसदानों ने उन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन की, कोई नए कॉन्सेप्ट ऐड किए, तो एक नई फ़िज़िक्स वजूद में आई जिसको हमने मॉडर्न फ़िज़िक्स का नाम दिया। तो हम क्लासिकल फ़िज़िक्स उस नॉलेज को कहते हैं जो बिफोर द 1900 है, और आफ्टर द 1900 जितनी फ़िज़िक्स में डेवलपमेंट हुई वो सारी मॉडर्न फ़िज़िक्स में है। बहुत सारी ब्रांचेस जो एरियाज़ ऑफ फ़िज़िक्स लिखे हुए हैं वो मॉडर्न फ़िज़िक्स के हैं, जैसे एटॉमिक फ़िज़िक्स है, मॉलिकुलर फ़िज़िक्स है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, पार्टिकल फ़िज़िक्स है, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स है। ये सब मॉडर्न फ़िज़िक्स के एरियाज़ हैं। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी मैकेनिक्स है, लेकिन ये उन मोशन को स्टडी करती है जिनकी स्पीड अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। ये बात याद रखेंगे। आजकल आपको पता है फ़िज़िक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, आजकल हम IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हैं। ये आप वीडियो लेक्चर भी ये एक IT के थ्रू ही आप तक पहुंच रहा है।
तो आईटी में आपको पता है कंप्यूटर चिप्स या मोबाइल की जो चिप्स हैं ये सब हम सिलिकॉन से बनाते हैं, तो ये आपको एक एमसीक्यूज़ याद रखना चाहिए। और सिलिकॉन हम आमतौर पे सैंड से हासिल करते हैं। आप देखो उसी सैंड से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और उसी सैंड से सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट करके हम ये माइक्रो चिप्स बना रहे हैं, जिससे ये हमारे मोबाइल की टेक्नोलॉजी और या कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हालत में हमारे पास है। क्वान्टिटीज़ क्या हैं? क्वान्टिटीज़ हमारे पास दो तरह की हैं, फिज़िकल क्वान्टिटीज़ और एब्स्ट्रैक्ट क्वान्टिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, जैसे करंट है, टेम्परेचर है, लेंथ है, प्रेशर है, टाइम है, मैस है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज़ कहते हैं, कैन नॉट बी मेजर्ड। मिसाल के तौर पे आपको लेक्चर सुन के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है या बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते कि आपको ठीक है कितनी खुशी हो रही है। आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि लेक्चर सुना और मुझे 10 kg खुशी हो गई इससे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेन कितना हो रहा है ये हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ऑनेस्टी कितनी है ये मेजर नहीं कर सकते, एंगर कितना ज़्यादा है ये हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट क्वान्टिटीज़ हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वान्टिटीज़ कितनी कैटेगरीज़ की हैं, तो आंसर है 2, फिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल क्वांटिटीज़ को आगे 2 कैटेगरीज में या 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी है तो वो इन्फिनिट है, लेकिन अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स कितनी है या कैटेगरीज कितनी है या काइंड्स कितनी है तो वो 2 हैं, बेस और डिराइव्ड। अगर आपसे पूछा जाए बेस क्वांटिटीज़ की तादाद कितनी है तो इसका आंसर है 7, और डिराइव्ड की तादाद कितनी है तो इसका आंसर है इन्फिनिटी। इतनी ज़्यादा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं कि हम उनको मेजर नहीं कर सकते। बेस क्वांटिटीज़ 7 है। कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? लेंथ, मैस, टाइम, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या अक्सर हम इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी टर्म में हम बाकी सब क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच ऑल अदर क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस से डिराइव्ड होती हैं। इन क्वांटिटीज़ के मिलने से ये वाली क्वांटिटीज़ बनती हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटी इन 7 को निकाल दो, बाकी आप किसी भी क्वांटिटी का नाम लोगे तो वो सारी डिराइव्ड है। लेंथ है, प्रेशर है, एनर्जी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है, वोल्टेज है, पावर है, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ये 7 निकाल दो, इसके अलावा हर क्वांटिटी जिसका भी आप नाम बोल रहे हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो इनकी तादाद इन्फिनिट है और इनकी तादाद 7 है। एक बात का ख़ास फ़र्क याद रखना है आपने, क्वांटिटी और चीज़ होती है, यूनिट और चीज़ है। मतलब मैं आपको एक एमसीक्यूज़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस क्वांटिटी। ऑप्शन है लेंथ, मैस, केल्विन, नन ऑफ दीज। तो आपने देखा लेंथ बेस क्वांटिटी है, मैस वो भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन जो केल्विन है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, वो बेस क्वांटिटी का यूनिट है। तो इसमें आप केल्विन को टिक करेंगे। तो यूनिट और चीज़ है, क्वांटिटी और चीज़ है, दोनों में फ़र्क क्लियर आपको पता होना चाहिए। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बाद आप किसी भी बेस क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम 2 स्टेप फॉलो करते हैं। फ़र्ज़ करो आपने इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करना है, तो पहले तो आपको एक स्टैंडर्ड लेंथ बनानी पड़ेगी, यानी पहला स्टेप होगा हमारा चॉइस ऑफ आ स्टैंडर्ड। आपने कितनी लेंथ का क्या नाम रखना है। फ़र्ज़ करो आपने इतनी लेंथ का नाम 1 मीटर रख दिया है, तो ये बोर्ड इससे डबल है तो हम इसको बोलेंगे ये 2 मीटर है। तो जितनी लेंथ का नाम हमने 1 मीटर रखा है वो हमारा स्टैंडर्ड बन गया। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड को चूज़ करना। दूसरा स्टेप है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। आपने ऐसा प्रोसीजर बनाना है जिससे आप उस क्वांटिटी को जो स्टैंडर्ड बनाया है उससे कंपेयर कर सकें। आपको पता है हर क्वांटिटी को मेजर करने का मेथड डिफरेंट है। मसलन आप लेंथ मेजर करना चाहते हैं तो आप इसके बराबर में मीटर रॉड रख के देखते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो आप अपनी बॉडी के बराबर में थर्मामीटर रख के तो नहीं मेजर कर सकते। उसको मेजर करने का तरीका मुख्तलिफ है। करंट को मेजर करने का तरीका और है, प्रेशर को मेजर करने का तरीका और है। तो पहले ये प्रोसीजर डिज़ाइन करना पड़ता है कि हमने क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कैसे कंपेयर करना है।
इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत सारे हैं, इनमें से 3 ज़्यादा यूज़ होने वाले सिस्टम जो थे वो थे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, मैस का यूनिट है ग्राम और टाइम का यूनिट है सेकंड। MKS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर, मैस का यूनिट है किलोग्राम और टाइम का यूनिट है सेकंड। FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट है फुट, मैस का यूनिट है पाउंड और टाइम का यूनिट है सेकंड। आइडियल स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ यूनिट। हम ये यूनिट किस चीज़ का नाम रखते हैं, अक्सर हम ये वर्ड यूनिट बोलते रहते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी की जो हम स्टैंडर्ड वैल्यू चूज़ करते हैं दैट इज़ यूनिट। तो इसको आप कह सकते हो द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ये उसका यूनिट कहलाएगा। आपने लेंथ की जो स्टैंडर्ड वैल्यू चूज़ की है वो लेंथ का यूनिट बन गया। मैस की जो स्टैंडर्ड वैल्यू चूज़ की है, यानी आपने कितने मैस का नाम 1 kg रखा है तो वो मैस का यूनिट बन गया। इसी तरह कितने टेम्परेचर का नाम 1 केल्विन रखा है तो वो टेम्परेचर का यूनिट बन गया, एंड सो ऑन। जी बेटे, अब हम बात करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स बनाया क्यों गया। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे थे और एक कंट्री के यूनिट्स दूसरी कंट्रीज़ में यूजेबल नहीं थे, उनको समझना मुश्किल था। एक ही क्वांटिटीज़ मेजर्ड दूसरी लोगों को समझ नहीं आ रही थी। साइंसदान यूनिट्स को समझ नहीं पा रहे थे जो एक कंट्रीज़ के यूनिट्स थे, तो साइंसदानों की मीटिंग्स बैठी और उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना ऐसा यूनिट्स का सिस्टम बनाया जाए जो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा हो। और फाइनल कमेटी उनकी 1960 में बैठी और उसने सिस्टम इंटरनेशनल एक डिज़ाइन किया। सिस्टम इंटरनेशनल 3 तरह के यूनिट्स पे मुश्तमिल है, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि SI यूनिट्स कितने हैं, इनकी तादाद कितनी है, द नंबर ऑफ SI यूनिट्स, ये इन्फिनिट हैं। ये इतनी ज़्यादा तादाद है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और अगर आपसे पूछा जाए कि SI यूनिट्स की टाइप्स कितनी हैं, या कैटेगरीज़ कितनी हैं, या काइंड्स कितनी हैं, तो 3 हैं। इसमें 7 हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, 2 हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो फिर इन्फिनिट तादाद में मौजूद हैं। बेस यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं वो बेस यूनिट्स हैं, जिनकी टर्म में हम बाकी सारे यूनिट्स को डिफ़ाइन करेंगे। लेंथ का यूनिट है मीटर, टाइम का सेकंड, मैस का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। तो ये मैंने उनकी सिंबल्स लिखी हैं, ये सिंबल्स भी आपने ज़हन में रखनी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेस यूनिट। सेकंड बेस यूनिट है, केल्विन बेस यूनिट है, मैस यूनिट नहीं है, मैस क्वांटिटी है, तो यहाँ पर सही आंसर है मैस। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करते हैं। कुछ यूनिट्स थे जो ना बेस की टर्म में आ रहे थे और ना ही डिराइव्ड की टर्म में आ रहे थे, तो उनका साइंसदानों ने नाम रख दिया सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्ली का मतलब होता है एडिशनल, एक्स्ट्रा। जैसे आप FSC करते हैं और आपको 12 पेपर देने पड़ते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को 2 पेपर एक्स्ट्रा देने पड़े तो हम बोलते हैं उसकी 2 सप्ली आ गई हैं। तो सप्ली मतलब एडिशनल पेपर्स जो उसको देने पड़े। इसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो एडिशनल यूनिट बच गए, यानी ना बेस थे ना डिराइव्ड थे, तो उनका नाम हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स रख दिया। 2 हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, प्लेन एंगल जो 2 डायमेंशनल एंगल होता है, इसका भी हम जिक्र करेंगे ये 2 डायमेंशनल एंगल क्या है, और इसका यूनिट है रेडियन। और सॉलिड एंगल जो 3 डायमेंशनल एंगल है, इसका यूनिट है स्टीरेडियन। तो ये आपको बेस यूनिट्स पता होने चाहिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स पता होने चाहिए,
बुक पे टेबल बना हुआ है जिसमें चंद इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट्स दिए हुए हैं। मैं आपको साथ ही एक पेज शेयर करूंगा, उस पेज में बहुत सारी क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड यूनिट्स दिए हुए हैं, तो आपने वो सारे कोशिश करनी है जितने मैक्सिमम याद कर सके। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, और ये इक्वल है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे पता चलना है ये किसके इक्वल है? तो आप इसके फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता है फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू ma। तो मैस का यूनिट है केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन दोनों में से फोर्स का एसआई यूनिट कौन सा है, तो आंसर है ये दोनों ही एसआई यूनिट है। लेकिन अगर एमसीक्यूज पूछता हूँ कि इन दोनों में से इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट फोर्स का यूनिट क्या है, तो उसका आंसर होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो सिर्फ बेस यूनिट्स की शक्ल में लिखा हुआ है। इसी तरह वर्क का फार्मूला आप जानते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका यूनिट बना न्यूटन इंटू मीटर। तो वर्क का यूनिट हम जाउल लिखते हैं, दैट इज न्यूटन मीटर, और न्यूटन की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह पावर का फार्मूला हम यूज़ करते हैं वर्क ओवर टाइम। तो वर्क का यूनिट है जाउल, टाइम का है सेकंड, तो इसका यूनिट बन गया जाउल पर सेकंड। अगर हम जाउल की ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसी तरह प्रेशर का फार्मूला हम यूज़ करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम न्यूटन की वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन तीनों में से पावर का यूनिट कौन सा है, तो ये तीनों ही पावर के यूनिट्स हैं, प्रेशर के यूनिट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन तीनों में से पावर का एसआई यूनिट कौन सा है, फिर भी यही आंसर है कि ये तीनों ही पावर के एसआई यूनिट्स हैं। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन तीनों में से पावर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, प्रेशर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट क्या है, तो वो आंसर बनेगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और उसका यूनिट है कूलम। तो कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है और ये बराबर होता है एम्पेयर सेकंड। इसमें फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं आपने पढ़ा हुआ है कि चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम। जैसे पढ़ा है करंट बराबर होता है चार्ज ओवर टाइम, तो टाइम इधर आ गया, इसका यूनिट बन गया एम्पेयर, इसका बन गया सेकंड, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। अब यूनिट्स के मुतालिक किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो यूनिट्स के मुतालिक पूछे जाते हैं। पहली तर्ज का क्वेश्चन है यूनिट से वो कोई क्वांटिटी पूछ लेता है, मतलब वो आपको एक यूनिट दे देता है। ऐसा बहुत दफ़ा MD-CAT में क्वेश्चन आया हुआ है, वो एक यूनिट दे देता है, वो कहता है ये किस चीज़ का यूनिट है। जैसे फर्ज करो वो ये लिख देता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ये बोर्ड MCAT में आया भी हुआ है क्वेश्चन। इज यूनिट ऑफ, नीचे 4 ऑप्शन है, प्रेशर, पावर, वर्क या फोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। इसी तरह अगर वो आपको कोई क्वांटिटी बता देता है तो आप उसका यूनिट बता सकते हैं। मसलन वो आपको कह देता है प्रेशर का यूनिट क्या है या पावर का यूनिट क्या है, तो वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपके पास हिंट है वो आपका फार्मूला है। यानी जब भी वो आपको किसी भी यूनिट क्वांटिटी का यूनिट पूछता है तो आप सोचो कि उसका आपने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला यूज़ करके आप उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी का आप फ़ौरन कोई ना कोई फार्मूला सोचें। मसलन आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है विस्कोसिटी के लिए स्टोक्स लॉ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो आप नीचे पहले ऑप्शन देखो, फोर्स आप देखो 2 तरह के यूनिट हम पुट कर सकते हैं, न्यूटन भी और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी। तो आप नीचे आंसर में देखो कि आपका जो आंसर है वो न्यूटन की शक्ल में है या केजी और मीटर की शक्ल में है। तो फ़र्ज़ करो आपका यूनिट न्यूटन की शक्ल में है, तो फोर्स का यूनिट आपने लिख दिया न्यूटन। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा, ईटा फ़र्ज़ करो हमने फाइंड करना है, आर का यूनिट बन गया मीटर और वेलोसिटी का बन गया मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर और मीटर बन गया मीटर स्क्वायर, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये सेकंड, इसकी पावर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास ईटा का यूनिट बन जाएगा न्यूटन, ये इधर आके पावर पॉजिटिव सेकंड, और ये मीटर स्क्वायर उधर जाके डिवाइड पर मीटर स्क्वायर, तो ये विस्कोसिटी का यूनिट बन गया। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करो वो आपसे यूनिट केजी की शक्ल में पूछता है, तब आप डायरेक्ट फोर्स का यूनिट केजी वाला पुट करो।
तो केजी वाला यूनिट है इसका बेस यूनिट की टर्म में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर ईटा का हमने फाइंड करना है, आर का यूनिट है मीटर और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 सेकंड की पावर भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और ये मीटर इधर आके डिवाइड होगा, तो फिर ईटा का यूनिट बन जाएगा आपके पास केजी, ये मीटर इधर डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा पर मीटर, और यहाँ पर 1 पावर कैंसिल हो गई है तो 1 पावर रह जाएगी पर सेकेंड। तो आपने देखा कि इस तरह आपको कोई भी क्वांटिटी दे देता है और उसका यूनिट पूछता है तो फ़ौरन आप उसके फार्मूले को सोचेंगे और फार्मूला उसका लिख के जो भी यूनिट्स बाकी होंगे पुट करके अननोन का यूनिट आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरी तर्ज का क्वेश्चन, वो आपसे कोई 2 क्वांटिटीज़ के यूनिट्स की रेशो पूछ सकते हैं। मसलन वो कहते हैं व्हाट इज़ द रेशो ऑफ यूनिट ऑफ पावर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप ऊपर पावर का यूनिट लिखो और नीचे प्रेशर का यूनिट लिखो, तो इससे जो भी आंसर आएगा आपको पता चल जाएगा। या वो 2 यूनिट्स का प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। मसलन वो ये कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, इन दोनों के यूनिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा या किस चीज़ का यूनिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो जो कहता है वही करो। अगर वो कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ यूनिट ऑफ पावर, तो आप ऊपर पावर का यूनिट लिख दो, दैट इज़ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आप नीचे प्रेशर का यूनिट लिख दो, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो भी आंसर आ गया वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तीसरी तर्ज का जो क्वेश्चन वो यूनिट्स के बारे में पूछता है, वो कोई फार्मूला दे देता है और उस फार्मूले का यूनिट पूछ लेता है, या कोई यूनिट दे देता है और वो फार्मूला पूछता है कि ये किस फार्मूले का यूनिट होगा। मिसाल के तौर पे अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ आरसी, तो आप सोचो कि आपने आरसी पढ़ा है, किस चीज़ का फार्मूला था, तो आपको पता है ये टाइम कांस्टेंट का फार्मूला था, तो फिर इस आरसी का यूनिट बन जाएगा सेकंड। इसी तरह फ़र्ज़ करो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सी वी स्क्वायर, तो आप सोचो सी वी स्क्वायर किस फार्मूले में आता है, तो आपने पढ़ा था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो सी वी स्क्वायर का वही यूनिट होगा जो एनर्जी का होगा, तो इसका यूनिट बन गया जाउल। इसी तरह फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एल आई स्क्वायर, तो आप सोचो एल आई स्क्वायर आपने कहाँ पे पढ़ा था, तो ये भी आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था जो इंडक्टर में स्टोर होती है। फार्मूला था 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 का कोई यूनिट नहीं है तो इसका यूनिट भी एनर्जी वाला यूनिट हो जाएगा जाउल। या आपसे मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वी आई, तो आप सोचो वी आई क्या चीज़ है, ये इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या हो जाएगा वाट, तो वोल्ट एम्पेयर इक्वल टू वाट, तो इसका वोल्ट एम्पेयर भी कह सकते हैं और इसको हम वाट भी कह सकते हैं, या वाट की बजाय जूल पर सेकेंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला जो यूनिट्स के क्वेश्चंस हैं वो हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आपको वो यूनिट्स कोई भी दे देता है और उसको किसी और यूनिट्स में वो पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि वेलोसिटी है फ़र्ज़ करो 100 किलोमीटर पर आवर, तो ये एसआई यूनिट्स में क्या वैल्यू होगी, तो आप देखो लेंथ का यूनिट एसआई मीटर है, किलोमीटर नहीं है, और टाइम का यूनिट आर नहीं है बल्कि सेकंड है, तो आपने इसको मीटर बनाना है और इसको सेकंड बनाना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 किलो की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे, दैट इज़ 1000, मीटर को वैसे का वैसे ही रहने देंगे, ओवर 1 आवर की जगह सेकंड वाली वैल्यू पुट कर देंगे 3600 सेकंड, और अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये यूनिट्स कन्वर्ट हो जाएगा। या आपको एक और मैं मिसाल दे देता हूँ, फ़र्ज़ करो वो आपको कह देता है कि जो डेंसिटी है वो बराबर है सपोज 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसको एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, या वो एसआई यूनिट की कोई वैल्यू दे देता है और आपसे पूछता है कि सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। जैसे मैंने अभी सीजीएस सिस्टम वाली वैल्यू दे दी है और अब हमने इसको सिस्टम इंटरनेशनल वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो आपने ग्राम को क्या बनाना है किलोग्राम और सेंटीमीटर को क्या बनाना है मीटर। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 50 ग्राम किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 किलोग्राम। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया,
आपने जो यूनिट बनाना है, किलोग्राम बनाना है तो किलो होता है 10 की पावर 3, तो मैंने साथ में 10 की पावर -3 भी लिख दिया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए ग्राम ग्राम ही ये वैल्यू वही रहेगी, लेकिन किलोग्राम में अब ये कन्वर्ट हो गई है। सेंटी किसके बराबर होता है? सेंटी होता है 10 की पावर -2, और मीटर को हमने कुछ भी नहीं करना, तो मीटर वैसे का वैसे ही, और इस सारे की पावर -3। पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6, ये बन जाएगा 10 की पावर -3। फिर इनको एंड पे सॉल्व कर लेना है, जैसे ये बन गया 50, इधर से आया 10 की पावर -3, इधर से आया 10 की पावर +6, और साथ में ये बन गया kg, और ये बन गया पर मीटर क्यूब। तो ये पावर अब आपने सॉल्व कर लेनी है। 10 की पावर 6 है, -3 है, तो 10 की पावर 3 रह जाएगी। तो इस तरह आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सेम यूनिट्स। मैं आपको एक पेज शेयर करूंगा जिसमें मैंने सारी क्वांटिटीज़ लिखी हैं कि किन किन के यूनिट्स सेम हैं। मसलन प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, इन चारों क्वांटिटीज़ का यूनिट सेम है। स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन का यूनिट सेम है। प्लांक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट सेम है। तो इस तरह जो मैं पेज आपको शेयर करूंगा उसमें जिन क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम हैं वो लिखे हुए हैं, तो वो आपने अच्छी तरह से याद करने। इसमें वो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम यूनिट्स, नीचे वो 4 मुख्तलिफ पेयर दे देता है। या वो कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिफरेंट यूनिट एज दैट ऑफ प्रेशर। तो आप देखो प्रेशर और किस किस का यूनिट सेम है और किसका इससे मुख्तलिफ है, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। या वो ये भी कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट यूनिट्स, 3 पेयर के यूनिट वो सेम वाले दे देता है और एक पेयर ऐसा दे देता है जिसमें यूनिट डिफरेंट है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नो यूनिट्स, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स नहीं हैं, तो वो ये कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव नो यूनिट्स। ठीक है, मसलन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है, वोल्टेज गेन का कोई यूनिट नहीं है, पावर गेन का कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो यूनिट्स हैं, ठीक है ना, मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है, तो वो क्वांटिटीज़ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो वो आपने सारी याद कर लेनी है जिनके यूनिट्स नहीं हैं। इसके बाद करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, वो आपको कोई भी फार्मूला दे देता है और आपको नहीं पता वो फार्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो आप उसे यूनिट्स के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला सही है या गलत है। अगर वो फार्मूला सही है तो दोनों तरफ यूनिट इक्वल होंगे, तो आप दोनों तरफ के यूनिट्स फाइंड करेंगे, तो वो अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फार्मूला करेक्ट है। जैसे आप डायमेंशनली चेक करते हैं वैसे आप यूनिट्स के साथ भी किसी फार्मूले को चेक कर सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करो आपको वेलोसिटी का फार्मूला पूछ लेता है और ऐसे ऑप्शन देता है जो कि आपने कभी देखे ही नहीं। फ़र्ज़ करो पहली ऑप्शन वो आपको दे देता है √F/L, दूसरी ऑप्शन आपको दे देता है √F/m/L, तीसरी ऑप्शन वो आपको दे देता है √F/L/m, और चौथी ऑप्शन वो आपको दे देता है F/m/L। ये फ़र्ज़ करो 4 ऑप्शन उसने दे दिए, तो आप इसका फोर्स का यूनिट पुट करो, लेंथ का यूनिट पुट करो और उसका अंडर रूट लो, देखो क्या वेलोसिटी वाला यूनिट बना है। इसी तरह यहाँ भी करो, इसी तरह यहाँ भी करो, इसी तरह यहाँ भी करो। ठीक है, तो आप देखोगे सिर्फ एक रिलेशन ऐसा बनेगा जिसका यूनिट वही आ रहा है जो वेलोसिटी का है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका सही आंसर निकलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस में रखेंगे। तो ये मैं आपको मेथड्स सिखा रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस हों और उनको किस तरह से आपने डील करना है। नेक्स्ट है यूनिट्स अदर देन एसआई यूनिट्स। वो आपसे कुछ ऐसे यूनिट्स भी पूछ सकते हैं जो एसआई यूनिट्स नहीं हैं। मसलन लेंथ के बहुत सारे हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्मी 10 की पावर -15 मीटर, माइक्रोन 10 की पावर -6 मीटर, और इसी तरह एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर। इसी तरह एनर्जी के बहुत सारे यूनिट्स हैं। अर्ज, ठीक है, वो एनर्जी का एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। ठीक है, मेगा जूल एनर्जी का यूनिट है। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। तो ऐसे वो ऐसे यूनिट्स के अलावा भी आपसे मुख्तलिफ यूनिट्स पूछ सकता है। ठीक है, तो वो आपको पता होने चाहिए। मतलब अगर आपको क्वेश्चन दे दूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी, जाउल, अर्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही एनर्जी के यूनिट्स हैं। लेकिन अगर वो पूछता है इन तीनों में से ऐसा ही यूनिट कौन सा है एनर्जी का, तो इसका आंसर होगा जाउल। ठीक है, तो अगर बाकी दोनों जो है अर्ज वो सीजीएस सिस्टम का यूनिट है, अगर वो पूछता है इन दोनों में से सीजीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी का यूनिट्स कौन सा है इन चारों में से, तो उसका आंसर हो जाएगा अर्ज, एंड सो ऑन।
तो ये यूनिट्स के मुतालिक आने वाले मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं और इनकी आपने 1 बाय 1 जैसे मैंने हिंट दी है आपने प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रीफिक्सेस का टेबल दिया हुआ है, वो टेबल आपने अच्छी तरह से याद करना है। प्रीफिक्सेस में पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स होती क्या है। प्रीफिक्स बोलते हैं साबका को, ऐसी चीज़ जो हम यूनिट से पहले लिख देते हैं। जैसे हम लिखते हैं माइक्रोमीटर, मीटर यूनिट है तो ये जो उससे यूनिट से पहले चीज़ आ रही है दैट इज़ प्रीफिक्स। तो अब टेबल में सारी प्रीफिक्सेस दी हुई हैं, वो आपने याद रखनी है। तो प्रीफिक्सेस में आपको मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीफिक्सेस में वो आपको 4 प्रीफिक्सेस 4 ऑप्शन में दे देता है। वो कहता है सबसे बड़ी कौन सी है, वो ये भी पूछ सकता है इनमें से सबसे छोटी कौन सी है। तो आप देखो किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, तो ये आप देख सकते हैं। वो प्रीफिक्सेस लिख देता है और वो कहते हैं बताओ इनमें से कौन सी प्रीफिक्सेस हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। वो ये भी कह सकता है कि इनमें से कौन सी प्रीफिक्सेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ जाना है। इसी तरह वो आपसे 2 प्रीफिक्सेस की रेशो पूछ सकते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ व्हाट इज़ द रेशो ऑफ माइक्रो टू पीको, तो जो वो आपको कह रहा है ऊपर कह रहा है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ माइक्रो, तो आप माइक्रो की वैल्यू लिख दो। नीचे वो कह रहा है पीको, तो आप पीको की वैल्यू लिख दो। तो फिर इसका आंसर देख लो क्या बना। तो ये बन गया 10 की पावर +6 दैट इज़ मेगा। तो इसका आंसर हो गया मेगा या 10⁻⁻6। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन, वो आपको प्रीफिक्सेस कन्वर्ट करने के लिए कह सकता है। मसलन वो आपको कहता है हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर हैं। तो आपने क्या करना है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो पहले तो आप ये काम करोगे, जो प्रीफिक्स ख़त्म करनी है उसकी वैल्यू पुट कर दोगे। तो ये बन गया 10 की पावर -2। और जो प्रीफिक्स बनानी है आपने नैनो बनानी है, तो जो बनानी है उसकी पावर आपने पॉजिटिव भी लिख देनी है और उसकी पावर नेगेटिव भी लिख देनी है। मीटर वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये वाली चीज़ आपकी क्या बन गई, नैनोमीटर। और बाकी का आंसर आप सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 10⁻7 नैनोमीटर। ये आपके पास यूनिट प्रीफिक्सेस की कन्वर्जन हो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट, प्रीफिक्सेस 2 तरह की होती हैं, मल्टीपल एंड सम मल्टीपल। मल्टीपल हम उनको कहते हैं जिनकी पावर पॉजिटिव में लिखी हुई है, और सम मल्टीपल उनको कहते हैं जिनकी पावर नेगेटिव में लिखी हैं। जैसे माइक्रो 10 की पावर -6 है तो ये एक सम मल्टीपल है। मेगा 10⁻6 है तो ये एक मल्टीपल है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। अगर वो पूछता है विच वन इज़ ग्रेटेस्ट मल्टीपल, तो आपने पॉजिटिव पावर वाली सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। और अगर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्मॉलेस्ट सब मल्टीपल, तो आपने नेगेटिव पावर वाली सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। तो ये प्रीफिक्सेस के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद कुछ रूल्स हैं यूनिट्स को लिखने के लिए, वो साइड पे कन्वेंशंस दी हुई हैं, वो आपने सारी एक बार पढ़ लेनी है। मैं मुख्तसरन सा एक बोल देता हूँ। अगर आपने यूनिट का पूरा नाम लिखना हो, बेशक वो साइंटिस्ट का नाम हो या कोई भी और यूनिट हो, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से पूरा नाम लिखा जाएगा। और अगर आपने यूनिट की सिंबल लिखनी हो तो जो साइंटिस्ट के नाम वाला यूनिट होगा उसकी सिंबल आप कैपिटल लिखेंगे और बाकी जो सारे यूनिट्स होंगे उनकी सिंबल आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। अगर आपने 2 यूनिट लिखने होंगे तो फिर आप उनमें थोड़ी स्पेस रखेंगे। और अगर आपने यूनिट के साथ प्रीफिक्स लिखनी होगी तो फिर प्रीफिक्स विदाउट स्पेस आप उसके साथ लिखेंगे। और अगर किसी यूनिट के पावर आ रही होगी, जैसे फ़र्ज़ करो सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये सिर्फ मीटर की पावर नहीं है बल्कि ये सेंटीमीटर सारे की पावर है। तो जब आपने इसको कन्वर्ट करना होगा तो सेंटी है 10 की पावर -2, मीटर वैसे का वैसे ही, तो ये सारे की पावर लेंगे 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6। पावर से मल्टीप्लाई होती है मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आमतौर पे पहले हम उसके यूनिट्स को SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। कंपाउंड प्रीफिक्सेस नहीं लिख सकते। मसलन आपने लिखना है 10⁻12 मीटर, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि माइक्रोमीटर, बल्कि हम इसकी जगह एक ही प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, पिकोमीटर। एक रूल आपने याद रखना है
जितनी भी क्वांटिटीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं उन सब का यूनिट सेम होता है, उसकी जितनी भी टर्म्स होंगी उनका यूनिट सेम होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो लिखा है S इज़ इक्वल टू S इज़ इक्वल टू A प्लस BT और S डिस्टेंस है और T टाइम है, तो वो आपसे पूछता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ A एंड B। तो आपने देखा कि इसका यूनिट है मीटर, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, तो इसकी हर टर्म का यूनिट मीटर होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा और इस BT का यूनिट भी मीटर है। तो अगर BT का यूनिट मीटर है तो फिर इसका यूनिट सेकंड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो B का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। इसका मतलब जो A है वो भी कोई डिस्टेंस ही होगा, लेकिन जो B हो वो कोई वेलोसिटी है यहाँ पर। एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है V इज़ इक्वल टू AT प्लस CT स्क्वायर। अब वो कहता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ A एंड C। तो आप देखो ये अगर वेलोसिटी है तो इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, तो फिर इस सारी टर्म का AT का यूनिट भी मीटर पर सेकंड बनेगा। तो फिर ये T का यूनिट सेकंड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो A का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह CT स्क्वायर, ये इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, इसका भी मीटर पर सेकंड है, तो CT स्क्वायर का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो T स्क्वायर का यूनिट बनेगा सेकंड स्क्वायर, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C का यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।